Hello students. So students, in this video we will understand chapter number 4 from book Behave class 9th. क्लास 9th की जो बुक Behave है उसका चैप्टर नंबर जो 4 है आ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इट इज़ द स्टोरी अबाउट अ ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन। है ना, आई नो यू ऑल हैव मस्ट हर्ड दिस नेम। आप सब ने इस नाम को ज़रूर सुना होगा और इनकी जो भी इन्वेंशंस, जो डिस्कवरीज थी, जो थ्योरीज थी, कहीं ना कहीं आपने उनके बारे में सुना या पढ़ा होगा। तो है ना, एक्चुअली में दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अल्बर्ट आइंस्टीन, हिज लाइफ। ये जो कहानी है जो आपके अल्बर्ट आइंस्टीन जो ग्रेट साइंटिस्ट थे उनकी लाइफ के बारे में है कि किस तरीके से ग्रो होते हैं, किस किस उन्होंने डिस्कवरी की थी, उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ्स को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, वी टॉक अबाउट अल्बर्ट आइंस्टीन्स हिज बर्थ एंड बर्थ प्लेस। तो ही वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन जर्मनी सिटी ऑफ उल्म। जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे ग्रेट साइंटिस्ट, वो 14 मार्च 1879 को जर्मन का एक शहर था उल्म, उसमें ये बॉर्न हुए थे। जब ये बॉर्न हुए थे है ना, तो हिज मदर वॉज सो वरी अबाउट हिम। जो इनकी मदर थी वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थी इनके बारे में। फ़िक्रमंद बात क्यों थी? क्योंकि सिंस 2.5 years ही वॉज अनेबल टू स्पीक। क्या था कि लगभग ये जब पैदा हुए थे तो लगभग 2.5 साल तक ये कुछ नहीं बोल रहे थे। तो इसकी जो मदर थी वो बड़ी परेशान थी इनके बारे में, है ना। ही वॉज थिंकिंग दैट ही वॉज अ फ्रीक, वो होती है फॉर अ फ्रीक है, ये पता नहीं बोलेगा या नहीं बोलेगा। और जब इनकी जो एज थी, जब इन्होंने 2.5 साल क्रॉस किया, तो उसके बाद जब इन्होंने बोलना स्टार्ट किया है ना, तो क्या था, तो ये किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वर्ड को ट्वाइस यानी एक बार में 2 बोलते थे। जैसे मान लो उसको पा बोलना तो पाप है ना, तो पापा करते सफल है ना। मान लो पापा बोलना है तो पापा पापा, इस तरीके से। क्या था कि जब 2.5 साल के बाद बोलना शुरू किया तो ये क्या थे कि ये किसी भी चीज़ को, किसी भी सेंटेंस को, वर्ड्स को 2 बार उसको स्पीक करते थे, बोलते थे। देन क्या होता है उसके बाद, क्या था कि जब ये 6 साल के थे तो इन्होंने वायलिन बजाना सीखा और वायलिन में काफ़ी ये एक्सपर्ट भी हो गए थे। और वायलिन क्या था कि इनकी जो मदर थी ना, उनकी ख्वाहिश थी, कि उनकी विश थी कि उनका जो बेटा है वायलिन सीखे। तो फॉर द सेक ऑफ हिज, है ना, फॉर हर मदर, क्या था, हिज मदर सॉरी, अपनी माँ की केवल इच्छा के लिए उन्होंने वायलिन सीखा। और फिर क्या होता है कि उसके बाद आइंस्टीन क्या होते हैं कि अपनी जो भी हाई स्कूल की जो स्टडीज़ है उसके लिए मुनिक में पढ़ते हैं, जाते हैं। और वहाँ उनके बहुत सारे, अब एक्चुअली में क्या था कि जब ये बचपन में छोटे थे तो क्या था, इनके बहुत सारे दोस्त नहीं थे, बहुत सारे इनके दोस्त नहीं थे। क्यों? क्योंकि इनको दोस्तों में बहुत इंटरेस्ट भी नहीं था। और जो इनके फ्रेंड थे वो उनको बोरिंग ब्रो बोलते थे, बोरिंग ब्रदर के नाम से इनको बोलते थे। क्योंकि जो आइंस्टीन था ना, इनका स्टार्टिंग से ही क्या था, फिजिक्स और मशीनरी में क्या था, इनका बड़ा इंटरेस्ट था। तो इसलिए इनको दोस्तों में बड़ा इंटरेस्ट नहीं था। इनका जो इंटरेस्ट था वो मशीन्स में, मशीनरी फिजिक्स में बड़ा इंटरेस्ट था। और इनके इंटरेस्ट के बारे में आप इससे पता कर सकते हैं कि जब इनकी एक छोटी सिस्टर पैदा हुई थी ना, तो ये अपने पेरेंट्स से बोलते कि है ना, कि इसके व्हील्स कहाँ हैं, इसके व्हील्स यानी पहिए कहाँ हैं, मतलब इस तरह की ये बात करते थे। तो मतलब कहने का ये है कि इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट किस में था, फिजिक्स में था और मैथ्स में था, है ना। तो इनकी जो हाई स्कूल थी वो मुनिक से हुई थी। लेकिन क्या था, लेकिन ये बीच में ही अपने स्कूल को छोड़ देते, क्योंकि वहाँ का जो रूल्स थे, जो रेगुलेशंस थे, वो उनको पसंद नहीं आते थे, है ना। और एक दिन इनके पेरेंट्स को वहाँ के टीचर प्रिंसिपल ने बुलाया स्कूल से और उनसे कहा था, है ना, कि ये बच्चा कुछ भी कर ले लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। उसके बाद जब वो स्कूल छोड़ देते तो क्या होगा, उन्होंने अपनी आगे जो स्टडी थी वो स्विट्ज़रलैंड में कंटिन्यू का उन्होंने डिसाइड किया, है ना। और वो स्विट्ज़रलैंड चले जाते हैं और वहाँ पर जो उनकी स्टडीज़ थी वो वहाँ की जो ज़ूरिक जो यूनिवर्सिटी थी, वहाँ अपनी सारी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं, पहुँचते हैं। और वहाँ ये अपनी जो भी ग्रेजुएशन था उसको 21 ईयर्स में अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि लगभग 21 ईयर्स तक ग्रेजुएशन करने के बाद क्या था कि ये जॉबलेस से, कोई जॉब नहीं था। तो उसके बाद उन्होंने प्राइवेट टीचिंग्स
प्राइवेट है ना कोचिंग देना शुरू किया। और क्या होता है कि उसके बाद लगभग है ना 1902 में क्या होता है कि इनको एक जॉब मिलता है परमानेंट। तो कैसा मिलता है जॉब? एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन अ पेटेंट ऑफिस इन बर्न। क्या था कि जो लोग रिसर्च करते थे, जो लोग साइंटिस्ट थे, जो डिस्कवरी थे, जो इन्वेंशन करते थे, क्या था कि उनकी सपोर्ट करने के लिए क्या किया गया था, इनको जॉब मिल जाती है कि जो लोग रिसर्च कर रहे थे, जो इन्वेंशन कर रहे थे, उनकी एक टेक्निकल टीम में इनको एज ए सपोर्ट, एज ए उनकी हेल्प के लिए एक वर्क मिलता है और वहाँ पर ये वर्क करते हैं। तभी क्या होता है कि जब अपनी कॉलेज में थे, ग्रेजुएशन में थे, तो इनके है ना एक मेलिविया मैरिक एक लड़की थी, है ना। क्या होता है कि उनसे इनकी मुलाकात होती है और ही फेल लव विद हर। उस क्या होता है कि उससे इन्हें प्यार हो जाता है। और प्यार क्यों होता है? क्योंकि वो जो लड़की थी वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट थी, उसका भी काफ़ी इंटरेस्ट था फिजिक्स में, साइंस में। तो इनकी सोच ये थी कि ना कि हम दोनों कैसे एक जैसे हैं और हम दोनों की क्या होगी, खूब जमेगी। तो इसलिए और क्या होता है, ये उससे प्यार कर बैठते हैं, वो भी इससे। और फिर ये है ना व्हेन ही डिसाइडेड टू गेट मैरिड विद हर, कि जब ये उससे शादी करने का फैसला करते हैं तो इसकी जो मदर होती है वो क्या करती है कि वो इनका अपोज करती है। इस मदर क्या करती है, इनकी मां का विरोध करती है। लेकिन क्या होता है, लेकिन फाइनली ये 1903 में उससे मैरिज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उनसे मैरिज कर लेते हैं। और जो इसकी माँ थी वो किस लिए विरोध करती? क्योंकि ये जो लड़की थी आपकी, जो बेलिबिया थी, वो लगभग इनसे 3 साल बड़ी थी, इसलिए इनकी जो माँ थी इसका अपोज कर रही थी। और एक वजह और था कि दोनों ही बड़े बुकिश थे, कि दोनों ही बड़ा किताबों में लगे रहने वाले थे, इंटेलिजेंट थे और बहुत ही बिजी पर्सन थे, इसलिए इनकी माँ ने इनका बहुत अपोज़ किया। लेकिन क्या होता है, लेकिन ये 1903 में ये उससे मैरिज कर लेते हैं। अब क्या होता है कि जब मैरिज किया तो इनसे 2 बच्चे होते हैं, लेकिन 1919 में क्या होता है कि सब कुछ ठीक नहीं होता और दे गॉट डाइवोर्स। दोनों क्या होते हैं, डाइवोर्स ले लेते हैं, दोनों का तलाक हो जाता है। और फिर क्या होता है कि फिर उसी साल में जो आइंस्टीन हैं वो दोबारा मैरिज कर लेते हैं, जो उनकी कज़िन थी एल्सा से। जब इनकी मेलिविया से 1919 में जब उनका डाइवोर्स हो गया तो उसी सेम ईयर आइंस्टीन गॉट मैरिड हिज कज़िन एल्सा। जो आइंस्टीन थे वो अपनी जो कज़िन थी एल्सा, उससे शादी कर लेते हैं। अब क्या होता है कि 1905 में क्या होता है कि आइंस्टीन एक स्पेशल थ्योरी देते हैं, है ना, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देते हैं। और उसमें ये एक्सप्लेन करते हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, कि टाइम और डिस्टेंस क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है। ये इसको थ्योरी देते हैं। और क्या होता है कि इससे बड़े ये फेमस होते हैं। और क्या होता है, तभी उसी साल लूनर एक्लिप्स होता है, तो उससे क्या होता है कि उससे की थ्योरी थी वो क्या होती है, बड़ी प्रूफ, मतलब इस जो थ्योरी थी वो प्रूफ हो जाती है। तो जो थ्योरी थी जो देते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो डिस्टेंस और टाइम है वो दोनों एब्सोल्यूट नहीं है, तो इसकी थ्योरी क्या होती है, प्रूफ होती है। और ये बहुत ज़्यादा फेम कमा लेते हैं, लोग इनको जानने लगते हैं। तभी क्या होता है, फिर उसके बाद 1915 में क्या था, अब देखो बात करें क्या था कि देखो इससे पहले क्या था कि जब इनको जो एज ए जॉब टेक्निकल का जॉब एक्सपर्ट का जब जॉब मिला था, क्या था, तो ये बाकी जो इनसे जो सीनियर्स जो साइंटिस्ट थे उनकी जो हेल्प कर रहे थे, लेकिन क्या था कि साथ साथ में इनका जो अपना जो रिसर्च वर्क था, यानी कहीं ना कहीं ये सीक्रेट प्लान पर वर्क कर रहे थे। तो उसी का जो रिजल्ट था कि इन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया। और उसके बाद फिर 1915 में आपका जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन्होंने क्या किया, पब्लिश किया था। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपने देखा होगा ना, E=mc, क्या इन्होंने कहा था ना, इसमें बात किया था मास का और उसका, आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th में पढ़ोगे आप। तो ये थ्योरी उन्होंने दी थी और इससे क्या था कि जिससे एक नया जो इंटरप्रिटेशन था, एक नई जो एक्सप्रेशन थी वो ग्रेविटी कहीं ना कहीं क्या हो गई, आपको निकल के इसमें आ गई थी। अब फिर क्या होता है उसके बाद क्या होता है कि जब ये थ्योरी दी तो बहुत ही फेमस हो गए। उसके बाद क्या होता है कि फिर उनको 1921 में जो आइंस्टीन थे इनको क्या होता है, रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स। क्या होता है कि जो उनकी जो डिस्कवरी, जो इनकी थ्योरी थी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी और भी बहुत सारे इनके जो बड़े अच्छे अच्छे वर्क थे फिजिक्स में, क्या था कि इसके लिए इनको है ना ही वॉज अवार्डेड विद नोबेल प्राइज़ इन 1921। इसलिए क्या था, इनके इस वर्क के लिए इनको 1921 में एक नोबेल प्राइज़ दिया गया, नोबेल प्राइज़ से इनको अवार्ड किया गया।
फिर क्या होता है कि तभी इसी ईयर क्या होता है कि 19 क्या होता है कि इसी टाइम पे क्या होता है कि जो नाजीज़ पार्टी, आपने सुना होगा जर्मन, क्या होता है कि जर्मनी में जो नाजी पार्टी थी वो पावर में, जो हिटलर का उसके बाद जो होता है, आपने पढ़ा होगा, आप पढ़ोगे इसमें हिस्ट्री में, तो नाजी पार्टी पावर में आती है, तो ये वहाँ पे बड़ा इनसिक्योर फील करते हैं। इसलिए क्या होता है कि इसके बाद ये 1933 में क्या होता है कि यूएस में शिफ्ट हो जाते हैं, अमेरिका में चले जाते हैं। जब नाजीज़ पार्टी जब पावर में आ गई जर्मनी में, तो वहाँ पर लगा कि यहाँ पर रहना अच्छा नहीं है, ये अच्छे लोग नहीं हैं, तो इसलिए वो 1933 में, है ना, ही मूव टू यूएस, वो यूएस चले जाते हैं। और क्या होता है कि वहाँ पर वो डिस्कवरी और न्यूक्लियर फिजन, तब तक क्या मालूम पड़ता है इसको कि जो जर्मनी है, जो बर्लिन है जर्मनी की कैपिटल, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी हो गई है। क्या हो गई? न्यूक्लियर डिस्कवरी की फिजन, मतलब सॉरी न्यूक्लियर फिजन का क्या हो गया है? खोज हो गया न्यूक्लियर फिजन। तो वहाँ के जितने भी, जब ये यूएस में थे तो अमेरिकन जितने भी फिजिशियंस, जो साइंटिस्ट थे, वो सब डर जाते हैं, है ना। क्या डर जाते हैं? क्योंकि जो नाजीज़ जो थे वो बड़े ख़तरनाक लोग थे, और क्या था कि कहीं ना कहीं ये एटम बॉम्ब बना लेंगे इस न्यूक्लियर फिजन से, और ये कहीं भी इसका यूज़ कर सकते हैं और इससे बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो फिर जो अमेरिकन जो साइंटिस्ट, जो फिजिसिस्ट थे, है ना, उन सब ने इनसे फोर्स किया कि आप ऐसा कीजिए कि आप एक लेटर लिखिए जर्मनी के लिए कि वो लोग इस चीज़ को है ना, इसका यूज़ ना करें, इसको बंद कर दें। तो वो उस लेटर को लिखते हैं, जो भी इससे रेस्ट्रिक्शन था उसके लिए, है ना, वो बताते हैं उनको। तभी क्या होता है कि 1939 में, तब तक क्या होता है कि 1939 में क्या होता है कि जो आइंस्टीन थे वो, है ना, उन्हें मालूम पड़ता है कि जो अमेरिका है, जो अमेरिका के जो साइंटिस्ट हैं, क्या किया कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने चुपचाप ना सीक्रेटली क्या कर लिया, जो एटॉमिक बॉम्ब्स हैं उनकी डिस्कवरी कर लिया। यानी एक तरफ तो अमेरिका के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा कि जो नाजीज़ हैं, जो बर्लिन में जिन्होंने एटॉमिक फ्यूजन का जो डिस्कवरी कर लिया, आप उससे मना करो, को उसका यूज़ ना करें, वो इससे कोई डिस्कस ना करें। लेकिन इस साइड क्या था कि यहाँ पर जो अमेरिका के जो साइंटिस्ट थे क्या किया कि उन्होंने चुपचाप चोरी छुपे क्या किया था, उन्होंने एटम बॉम्ब्स क्या कर लिए थे, बना लिए थे। तो जब ये बात आइंस्टीन को मालूम पड़ी तो क्या करते हैं वो 1939 में क्या करते हैं कि वो जो यूएस के जो प्रेसिडेंट थे रोजवेल्ट, उनको वार्निंग करते हैं ना, और उनसे बोलते हैं कि भाई इसको आप कहना कि आपके जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब का यूज़ ना करें, इससे बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है, और ये जहाँ जिस पोर्ट पर भी गिरेगी क्या होगा कि वहाँ पे जितनी भी टेरिटरीज होगी, यानी आसपास जितनी भी जो लोग, जो प्रॉपर्टी होगी या जो कोस्ट होंगे, वो सब क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रक्शन उनका हो जाएगा। लेकिन तभी क्या होता है कि जब अमेरिका ने चुपचाप चोरी छुप के ये इसको डिस्कवर कर लिया, तो क्या होता है कि अमेरिका उसी ईयर जो जापान की जो 2 सिटीज़ थी, हिरोशिमा और नागासाकी, जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, क्या होता है कि अमेरिका उन एटॉमिक बॉम्ब को उन 2 सिटीज़ पर गिरा देता है। कहाँ कहाँ पर? हिरोशिमा और नागासाकी पर यूएस की जो एटॉमिक बॉम्ब थे वो उन पर ड्रॉप कर देता है, जिससे क्या होता है कि बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत लाखों लोग मारे जाते हैं, तबाही में जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब ये आइंस्टीन अपनी आंखों से देखते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है, उन्हें क्या होता है, बड़ा दुख होता है, और वो बहुत दुखी होते हैं। और इसीलिए उसी दुख में क्या होता है कि इसी डिस्ट्रक्शन को देखकर वो बहुत ही डीपली स्ट्राइकन हो जाते हैं, और वो जो यूएस का जो नेशन था, जो यूनाइटेड नेशन था, उसके लिए एक लेटर लिखते हैं टू फॉर्म अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, बट दिस मेड नो इम्पैक्ट। क्या कि मतलब एक वर्ल्ड गवर्नमेंट वो कुछ ऐसे रेगुलेशंस बनाए जाएं जिससे कि कोई भी आगे जाकर एटॉमिक जो फ्यूल है, जो एटॉमिक बॉम्ब्स है, उसका यूज़ ना करे। लेकिन किसी ने भी इनके इस लेटर पर कोई इम्पैक्ट नहीं दिया, किसी ने कोई भी ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया इस लेटर को। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जो आइंस्टीन थे वो क्या होता है, पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। किसके लिए? टू वर्क फॉर पीस एंड किसके लिए? प्रोग्रेस के लिए, कि जो कि आगे से ऐसा कोई भी हार्म ना हो, किसी को नुकसान ना हो। इसलिए वो जो डेमोक्रेसी है, जो पीस है, उसकी कैंपेन करते हैं और पूरी तरह से एक्टिवली पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, है ना, और बहुत सारे वर्क करते हैं। और जो भी लोग ऐसा डिस्ट्रक्शन का जो वर्क कर रहे होते हैं, जिनसे ख़तरा है सोसाइटी के लिए, किसी भी कंट्री की डेमोक्रेसी के लिए, उन सब का वो अपोज करते हैं। और वो कई सालें अपनी एक्टिव पॉलिटिक्स में स्पेंड करते हैं और वर्ल्ड पीस के लिए वर्क करते हैं। और फिर क्या होता है फाइनली, है ना, ही डाइड इन 1955 में। क्या होता है उनकी डेथ एट द एज ऑफ 76 ईयर। जब वो 76 ईयर के थे तो उनकी जो डेथ है वो 1955 में हो जाती है
है ना। कह रहा कि ही वॉज देन सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड द वर्ल्ड सिटीजन एज मच अ साइंटिफिक लीडर। कह रहा कि और क्या था कि तब तक वो एक साइंटिस्ट की जगह क्या था कि वो एक अच्छे एक विजनरी और वर्ल्ड सिटीजन्स के नाम से क्या होता है उनको लोग जानते थे। मतलब साइंटिस्ट में जो वर्क किया तो ठीक है, इसके अलावा क्या था कि जो वर्ल्ड पीस के लिए जो उनकी जो दृष्टि थी, जो उनका जो विज़न था, जो उनकी सोच थी, लोग उनको उससे एज ए साइंटिस्ट के कंपैरिजन में एज ए वर्ल्ड लीडर है ना, और एज ए विजनरी पर्सन और एज ए वर्ल्ड सिटीजन ज़्यादा लोग उनको जानते थे, वो फेमस हुए। तो स्टूडेंट्स ये रही इसकी स्टोरी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट आप में से जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर कर दें जो भी फ्रेंड्स आपके जो पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट ठीक है, फिर कल मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।